नमस्कार दोस्तों। यूजीसी नेट के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन के 5th प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चंस सोल्व करेंगे वो होंगे जून 2011 में पूछे गए डीआई के सवाल। उन सभी को हम जो है आज हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारा सेशन शुरू करते हैं देर नहीं करते हुए। प्रश्न संख्या 47 से 49 एक चित्र दिया गया है जिसमें 3 सर्किल या 3 वृत्त दिए गए हैं। एक ए है, एक पी है और तीसरा है एस। एक दूसरे को काट रहे हैं तीनों आपस में। जिसमें ए वृत्त जो है ये कलाकारों को प्रदर्शित करता है, पी प्राध्यापकों को, प्रोफेसर्स को, और एस वृत्त स्पोर्ट्समैन यानी खिलाड़ियों को प्रदर्शित करना है। तो इसके आधार पर हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा गया है? कौन सा क्षेत्र उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है जो न तो खिलाड़ी हैं और न ही प्राध्यापक? तो देखिए ये एरिया जो है ये बिलोंग करता है प्राध्यापकों और खिलाड़ियों से। इसके अलावा जो भी एरिया बच जाएगा यानी कि ये वाला एरिया ये डिनोट करेगा कलाकारों को जो कि न तो खिलाड़ी हैं और न ही प्राध्यापक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई यानी कि बी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र उन प्राध्यापकों को प्रदर्शित करता है, उन प्राध्यापकों को प्रदर्शित करता है जो कलाकार भी हैं। यानी प्राध्यापक हैं तो पी सर्किल होगा, कलाकार भी हैं यानी ए भी जहाँ आएगा, और खिलाड़ी भी हैं जहाँ एस भी होगा। यानी तीनों सर्किल जहाँ मिल रहे हैं वो एरिया है ए। तो सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र उन प्राध्यापकों को प्रदर्शित करता है जो खिलाड़ी तो हैं परंतु कलाकार नहीं? यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 के हिसाब से प्राध्यापक पी का एरिया होगा, खिलाड़ी भी होंगे पी प्लस एस, लेकिन कलाकार नहीं होंगे। तो इसमें से आर्टिस्ट का एरिया घटा देना है। चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा एरिया बचता है। यानी कि पी और एस का एरिया है लेकिन ए नहीं है, तो ए हमने घटा दिया पहले ही। और फिर पी प्लस एस का जो कॉमन एरिया बचता है वो सी बचता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, और सी दे रखा है ऑप्शन सी में ही। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 से 52 तक निम्नलिखित आंकड़ों पर आधारित है। इसमें एक वेरिएबल अक्स दे रखा है जिसका मापन किया गया है 10 बजे से और 10:20 तक। हर मिनट में इसका मेजरमेंट किया गया है। अक्स यहाँ कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है। इसका मान जो है हर मिनट में बदल रहा है और उसको नोट किया गया है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमें 50 से 52 तक सवाल के जवाब देने हैं। अक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके ऊपर मापन की अवधि में 10% समय के लिए अक्स के मान है। थोड़ा सा अटपटा सवाल या अटपटी हिंदी की गई है, अंग्रेजी में पढ़ें तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो समय दिया गया है, ये अक्स के मान दिए गए हैं विभिन्न समय में, इन मानों में वह वैल्यू ज्ञात कीजिए अक्स की जहां अक्स के 10% मान उससे ऊपर है। यानी कि यदि 1 से 20 तक मान है तो उसमें 10% मान ऊपर होने चाहिए और बाकी नीचे हो। चलिए अच्छा, एक सॉल्यूशन या एक तरीका मैं आपको बता देता हूं जिससे ये सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी लेकिन सवाल गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी होगी। यहां आप ध्यान से यदि देखेंगे तो अक्स की वैल्यू 60 से
और अगर हम देखें तो 70 ज़्यादा से ज़्यादा है, 60 से 70 के बीच में दी गई है, तो हम इसको 60 से 70 तक लिख लेते हैं। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। अब हम ये देखते हैं कि 60 कितनी बार आया है। यहाँ से देखें तो 60 जो है सिर्फ एक ही बार आया है, यानी कि 60 एक ही बार आया है। 61 कितनी बार आया है, चलिए यहाँ 60 हो गया। 61 देखें तो एक ही बार 61 भी आया है, 61 भी हो गया। 62 यदि देखें तो 1 2 दो बार 62 आया है। ये ऐसे आप भी लिख लें जब सोल्व करें, या आपका अपना कोई और तरीका है तो उससे करें, लेकिन ये थोड़ा सा आसान लगा मुझे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 62 भी हमने इसमें कर लिया। 63 देखते हैं, 63 कितनी बार आया है। 1 2 दो बार आया है 63, 63 भी हमारा हो गया। 64 यदि हम देखें 1 2 3 और 4, 4 बार 64 आया है, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। 65 देखें तो 1 2 3, तीन बार 65 आया है, ठीक है, एक बार, दो बार और तीन बार। इसी प्रकार 66 देखें, एक बार, दो बार और तीन बार। 66 भी तीन बार आया है, एक बार, दो बार और तीन बार। फिर हम देखते हैं 67 या 67 कितनी बार आया है, तो 67 एक बार आया है। 68 भी एक बार आया है, 69 भी एक बार आया है और 70 भी एक बार आया है। अच्छा, अब हम अपने सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सवाल में, पहले सवाल में पूछ रहा है कि वह वैल्यू ज्ञात कीजिए जब अक्ष के 10% मान उससे ऊपर हो, यानी अक्ष की ऐसी वैल्यू, अक्ष के 10% मान उससे ऊपर हो। अक्ष की टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 20 है और 20 का 10% होगा 2, ठीक है। तो हमें अक्ष की ऐसी वैल्यू ज्ञात करनी है जब उससे ऊपर दो वैल्यू और बच जाएं अक्ष की, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें 68 में, तो 68 की वैल्यू से ऊपर दो वैल्यूज और बच जाती हैं अक्ष की, यानी टोटल वैल्यूज का 10% जो है इससे ऊपर और बच जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 68, जो कि दिया गया है ऑप्शन बी में, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं प्रश्न संख्या 51 में दिया गया है कि अक्ष का वह मान ज्ञात करो जिसके ऊपर मापन की अवधि में 90% समय के लिए अक्ष के मान हैं। ये भी हिंदी करने में थोड़ी उटपटांग हिंदी की गई है। इस सवाल का मतलब भी यही है कि अक्ष की वह वैल्यू ज्ञात कीजिए जब कुल 20 मान जो अक्ष के दिए गए हैं उसमें से 90% वैल्यू उससे ऊपर हो। अब 20 टोटल वैल्यूज है, 20 मिनट तक हर एक मिनट में वैल्यू मापी गई है, 20 टोटल वैल्यू है। 20 का 90% होता है 18। तो हमें अक्ष की ऐसी वैल्यू ज्ञात करनी है जिससे ऊपर 18 वैल्यू और बच जाती है, यानी इससे मिलता जुलता ही सवाल है 50 के सवाल से। तो आप ये देखिए, यदि 61 आप काउंट करके देखिए कि 18 कहाँ तक हो जाती है। 61 से ऊपर यदि आप देखेंगे, 61, 60 एंड 61 दो वैल्यूज हैं, इससे ऊपर ये टोटल वैल्यूज 18 बच जाती हैं, 18 बच जाती हैं, जो कि कुल वैल्यूज का 90% है, ठीक है। तो वह अक्ष की वैल्यू जो पूछ रखी है 61 होगी, जिससे ऊपर अक्ष के 90% मान और शेष रह जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा 61, जो दे रखा है विकल्प सी में दे रखा है। चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल करते हैं। अक्ष का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके ऊपर मापन की अवधि में 50% समय के लिए अक्ष के मान। ये भी वैसा ही सवाल है, इसमें 50% हमें ज्ञात करना है। यानी अक्ष की वह वैल्यू ज्ञात कीजिए जिससे ऊपर 50% वैल्यू और बच जाती है। कुल वैल्यूज 20 हैं, 20 का 50% 10 होगा। तो अक्ष का ऐसा मान ज्ञात करना है जिससे ऊपर 10 मान और बच जाएं, 10 वैल्यू और बची रह जाएं। यानी कि यदि हम देखें कि 1, 2, 3, 4 और 3, 7, 3, 10, 64 से ऊपर अक्ष की 10 वैल्यूज हैं। 64 से ऊपर अक्ष की 10 वैल्यू हैं, यानी 64 ऐसा मान होगा जिससे ऊपर अक्ष के 50% मान होंगे। इसलिए हमारे प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प सही होगा, 64। ये सवाल थोड़ा सा समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन एक दो बार यदि आप खुद से प्रैक्टिस करोगे और सोल्व करने की कोशिश करोगे, वीडियो में देख के समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के डीआई का प्रैक्टिस सेशन यही समाप्त होता है। कल हम मिलेंगे दिसंबर 2011 के प्रैक्टिस सेशन के साथ। दिसंबर 2011 के फर्स्ट पेपर में जो डीआई के क्वेश्चंस आए थे उन सभी को कल शाम को 8 बजे हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।